आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से हम सीखेंगे कि गन के अंदर का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, यानी कि हाउ गन वर्क्स। गन के पीछे की टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को हम 3 अलग अलग फेजेस में देखेंगे। अब आपने मूवीज में या गेम्स में देखा होगा कि फायरिंग करने से पहले कैरेक्टर ऐसा कुछ करता है, इसे कॉकिंग कहते हैं और इस कॉकिंग की वजह से लोडिंग अपने आप हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। हम सब जानते हैं कि इस ट्रिगर को दबाने से फायरिंग हो जाती है, लेकिन इस ट्रिगर को कभी भी डायरेक्टली नहीं दबाया जाता। ये स्लाइड है। सबसे पहले एक हाथ से इस स्लाइड को पीछे खींचा जाता है। सिर्फ इस स्लाइड को पीछे खींचने से गन के अंदर टोटल 5 एक्शंस होते हैं। सबसे पहला ये कि जो रिकॉइल स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन में थी, दबाव से उस पर टेंशन क्रिएट हो जाता है और वो पूरी कोशिश करती है कि वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आए। दूसरा ये कि इन प्रोजेक्शंस की वजह से स्लाइड पीछे खींचते वक्त अपने साथ इस गन बैरल को, यानी कि वो नली जिसमें से बुलेट निकलती है, उसे भी पीछे ले जाता है। तीसरा ये कि मैगजीन को गन में डालते ही जो कार्ट्रिज स्लाइड की वजह से थोड़ा सा प्रेस हो गया था, वो स्लाइड के हटते ही वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। इस तीसरे एक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक मैगजीन कवर है। इसके अंदर ये स्प्रिंग है और ये फॉलोअर। मैगजीन कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है कि उसमें कार्ट्रिज स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस स्प्रिंग का काम है कि फॉलोअर के ऊपर जितने भी कार्ट्रिजेस हों उनको टॉप तक ले जाना, कुछ इस तरह। अब होता यह है कि जब मैगजीन गन के बाहर है तो कार्ट्रिज सबसे टॉप लेवल पर ही होता है, और जब मैगजीन गन के अंदर डाली जाती है तो स्लाइड की वजह से सबसे ऊपर जो कार्ट्रिज है वो थोड़ा सा प्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्लाइड पीछे जाता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से सबसे ऊपर वाला कार्ट्रिज अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। चौथा ये कि स्लाइड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्शन पीछे जाते वक्त इस डिस्कनेक्टर को नीचे की ओर धकेल देता है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन ये कि स्लाइड पीछे जाते वक्त इस हैमर को घुमा देता है। गन के इस पार्ट को हैमर स्ट्रट बोला जाता है और इस नीचे लगी हुई स्प्रिंग को मेन स्प्रिंग। ये हैमर स्ट्रट ऊपर की ओर हैमर से जुड़ा हुआ होता है और नीचे की ओर मेन स्प्रिंग कैप से। अब जैसे ही स्लाइड के दबाव में हैमर घूमता है तो इसके साथ ही हैमर स्ट्रट नीचे की ओर मूव करता है और नीचे की ओर मूव करते वक्त वो मेन स्प्रिंग को दबा देता है। इसकी वजह से जो मेन स्प्रिंग अभी तक रेस्ट पोजीशन में थी उस पर टेंशन अप्लाई हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कॉकिंग कहते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि लोडिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो कॉकिंग के साथ ऑटोमेटिकली हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही स्लाइड पे से हाथ हटेगा तो रिकॉइल स्प्रिंग, जो कि स्लाइड के पीछे जाने की वजह से टेंशन में थी, वो वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आएगी और साथ में स्लाइड को भी अपने इनिशियल पोजीशन में ले आएगी। खास बात यह है कि जब ये स्लाइड वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा होगा तो कार्ट्रिज को बैरल के अंदर धकेलता हुआ आएगा। ऐसा करते वक्त कार्ट्रिज का पिछला हिस्सा स्लाइड के राइट साइड में लगे हुए एक्सट्रैक्टर में कुछ इस प्रकार लॉक हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की, रिकॉइल स्प्रिंग की वजह से जब स्लाइड वापस आया तो मेन स्प्रिंग की वजह से हैमर भी अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए समझते हैं क्यों। गन के इस पार्ट को सीयर बोलते हैं और इस पार्ट को लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। लीफ स्प्रिंग वही स्प्रिंग है जो गाड़ियों के सस्पेंशन में यूज होती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटे रूप में है। अब होता यह है कि ये लीफ स्प्रिंग हमेशा ही सीयर को इस डायरेक्शन में रखने की कोशिश करती है। अब ध्यान से समझो कि जिस टाइम स्लाइड की वजह से हैमर रोटेट हो रहा था उसी समय वो सीयर के साथ एंगेज भी हो रहा था। ये देखो कैसे सीयर की वजह से हैमर रोटेट होते वक्त अटक गया और स्लाइड के वापस जाने पर भी हैमर अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस नहीं जा पा रहा। यहाँ तक अब आप ये समझ चुके हो कि जब कोई कैरेक्टर गन के साथ ऐसा करता है तो गन के अंदर क्या चल रहा होता है। अब ये गन फायरिंग करने के लिए तैयार है। अब जैसे ही ट्रिगर दबाया जाएगा तो वो इस डिस्कनेक्टर को पुश करेगा और डिस्कनेक्टर फर्दर सीयर को पुश करेगा, जिससे हैमर फ्री हो जाएगा और इस मेन स्प्रिंग के टेंशन के कारण इस फायरिंग पिन से जा टकराएगा। आगे बढ़ने से पहले इतना याद रखो कि इस पूरे हिस्से को बुलेट नहीं बोला जाता, सिर्फ इस 1/3 हिस्से को ही बुलेट बोला जाता है। इस पूरे हिस्से को कार्ट्रिज बोला जाता है। ये जो बाहर की कवरिंग है इसे केस या खोखा बोला जाता है और इसके अंदर ही प्रोपेलेंट भरा हुआ होता है, जिसे एक तरीके का विस्फोटक बारूद भी कह सकते हैं। कार्ट्रिज के इस पोर्शन में बीचों बीच पीछे की तरफ ये प्राइमर कंपाउंड होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही ये हैमर इस फायरिंग पिन से टकराएगा
तो फायरिंग पिन इस प्राइमर कंपाउंड से टकराएगी, जिसकी वजह से स्पार्क या चिंगारी पैदा होगी और इस प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगते ही यहाँ पे अनेक हाई प्रेशर गैसेस पैदा होंगी जो बुलेट को करीबन 1000 फीट पर सेकंड की स्पीड से आगे धकेलेंगी। जो बात कई लोगों को नहीं पता होती वो ये कि ये बुलेट बैरल से कभी भी सीधी बाहर नहीं आती। बैरल में ये ट्विस्टेड ग्रूव्स बने होते हैं जिनकी वजह से बुलेट हमेशा स्पिन होते हुए ही ट्रेवल करती है। लेकिन ऐसा क्यों? बुलेट को स्पिन करवाना क्यों जरूरी है? बुलेट सीधी भी जा सकती थी। इसका आंसर आपको इस स्पिनिंग टॉप या लट्टू से मिलेगा। आप अच्छे से जानते हो कि लट्टू में जीतेगा वही जो इसको अपनी एक्सिस पे तेजी से घुमा पाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा जो इस लट्टू को स्टेबिलिटी देगा। जैसे जैसे लट्टू स्लो होता जाता है वैसे वैसे इसके गिरने के या रुकने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अब एंगुलर वेलोसिटी घटेगी तो एंगुलर मोमेंटम कम होता जाएगा और स्टेबिलिटी भी। सेम केस बुलेट के साथ भी है। अगर बैरल से बुलेट सीधी निकलेगी तो एंगुलर वेलोसिटी 0 रहेगी, जिससे एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा और स्टेबिलिटी ना के बराबर। ऐसे केस में बुलेट गन से निकल के टारगेट तक पहुंचे ना पहुंचे कोई गारंटी नहीं, लेकिन इन ग्रूव्स की वजह से जितनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा और उतनी ही बेहतर स्टेबिलिटी, जिससे बुलेट की टारगेट को हिट करने की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और रेंज भी। खैर, अब चूंकि इस गन को भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पालन करना होगा, इसलिए स्लाइड वापस पीछे जाएगा क्योंकि बुलेट आगे गई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कुछ नहीं बल्कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन यानी कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है। खास बात यह है कि ये स्लाइड पीछे जाते वक्त इस एक्सट्रैक्टर की मदद से इस केस को भी पीछे ले जाएगा, जो फिर फाइनली इस इजेक्टर से टकरा के गन से बाहर चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पहला राउंड फायर करने के रिएक्शन की वजह से जब स्लाइड पीछे जाता है तो अगला राउंड फायर करने की कॉकिंग और लोडिंग ऑटोमेटिकली ही कर लेता है। आइए देखते हैं कैसे। रिएक्शन की वजह से स्लाइड पीछे जाते वक्त फिर से डिस्कनेक्टर को प्रोजेक्शन की वजह से नीचे की ओर धकेलेगा, फिर से हैमर को रोटेट करेगा और हैमर फिर से सीयर के साथ एंगेज होकर वहीं अटक जाएगा। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? ये सब इतनी ज्यादा स्पीड में हुआ कि फर्स्ट राउंड फायर करने के लिए आपने जो ट्रिगर दबाया था वो अभी भी वैसा का वैसा दबा हुआ है। अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम मिला ही नहीं है। अब आप जैसे ही सेकंड राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर रिलीज करोगे तो लीफ स्प्रिंग के दबाव में डिस्कनेक्टर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। अब ये गन सेकंड राउंड फायर करने के लिए तैयार है। सेकंड राउंड फायर करने के लिए आप ट्रिगर प्रेस करोगे, ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करेगा, डिस्कनेक्टर सीयर को पुश करेगा और सीयर हैमर को फ्री कर देगा एंड सो ऑन। गन की खास बात यह है कि इसको सही तरीके से पकड़े बिना आप एक भी राउंड फायर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप गन को कॉक और लोड करके बिना गन को पीछे से पकड़े फायर करना चाहो तो ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि इस गन में ग्रिप सेफ्टी लगी हुई होती है। ये ग्रिप सेफ्टी ट्रिगर को पीछे जाने ही नहीं देगी। जब आप गन को पीछे से पकड़ोगे तभी ये ग्रिप सेफ्टी ऊपर की ओर लिफ्ट होगी और ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करके आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएगा। 3D एनिमेशन की मदद से अगली वीडियो में देखेंगे कि साइलेंसर के पीछे ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है कि उसको यूज करते ही फायरिंग की ना के बराबर आवाज आती है। प्लस मूवीज में आपने देखा होगा कि साइलेंसर की जगह विलेन कई बार पिलो यूज कर लेता है, पर सवाल ये है कि पिलो को यूज करने से क्या सच में फायरिंग की आवाज नहीं आती या फिर आपको बनाया जा रहा है। अगली वीडियो हाउ साइलेंसर वर्क्स का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबाएं।